हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 19वां दिन है और आज लेकर आए हैं संपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ हिंदी व्याकरण के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के कुल 20 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो नए सबक सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, भले ही वह सबक आपके कल सीखे हुए सबक का खंडन ही क्यों ना करता हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह RPCAU से संबंधित आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन फार्म को किसी भी तरह का यूट्यूब के तरफ से रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता है, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको गूगल पे और फ़ोन पे नंबर मिलेगा। आप गूगल पे और फ़ोन पे नंबर पर जितना हो सकता है उतना ही ऑनलाइन फार्म को हेल्प कीजिए, ताकि आपके लिए हम लगातार इसी तरह की और भी वीडियोज़ लेकर आते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का ये पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन है? ऑप्शन ए है ढ, बी है ज्ञ, सी है ड और डी है ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञ। ज्ञ क्यों हो जाएगा? ज्ञ इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी। अब देखिए, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कुल 4 हैं। कौन कौन से? देखिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए, छ किससे किससे मिलकर बना है? छ जो है क, आधा क प्लस आधा स प्लस अ से मिलकर छ बना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद है त्र। त्र जो है किससे किससे बना है? तो त्र जो है आधा त प्लस आधा र प्लस अ से मिलकर जो बना है त्र बना है। और इसके बाद ज्ञ। ज्ञ जो है आधा ज प्लस य प्लस अ से मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है दोस्तों, और अगला है स्र। स्र जो है स तालाबे स प्लस र प्लस अ से मिलकर स्र बना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 संयुक्त वर्ण है। ठीक है, और चारों आपको बता दिए। चलिए दूसरा देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए है त, बी है न, सी है द और डी है ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट। देखिएगा दोस्तों, दंत्य क्या होता है? तो देखिए, जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के जिन शब्दों का उच्चारण दांतों की सहायता से होता है, ठीक है, वो दंत्य कहलाते हैं। ठीक है, अब दंत्य कौन कौन सा होता है दोस्तों? देखिएगा, दंत्य कौन कौन सा होता है। तो देखिए, त, थ, द, ध और न। ठीक है, ये ध है दोस्तों, घ नहीं। घ और ध में काफ़ी अंतर होता है। त, थ, द, ध और न, ये सभी वर्ण क्या हैं? दंत्य हैं। साथ में ल और स भी दंत्य हैं। तो ये सभी वर्ण दंत्य हैं। ठीक है, ट कौन सा वर्ण है? ट जो है मूर्धन्य वर्ण है। कौन सा? मूर्धन्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा और कॉपी पेन लेकर सबको अच्छे से लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुस्वार, बी है अयोगवाच, सी है अंतस्थ, डी है अकारांत। देखिए दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। अब देखिएगा, अनुस्वार क्या है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे तो अकारांत। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। अनुस्वार क्या है? तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और ये एक व्यंजन ध्वनि है। क्या है? व्यंजन ध्वनि है। चलिए तीसरा है अयोगवाह क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अंग और अ दो दो वर्ण है, अंग और अ, ये दोनों जो है अयोगवाह हैं। ठीक है, अब है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? य, र, ल, व। य, र और ल और व, ये सभी क्या हैं? अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, चलिए चौथा देखिएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अस्थाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए पांचवा देखिएगा, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जल्दी, ये जल्दी इस तरह है, पूरा चिन्ह है। ये जल्दी, जलही, जलटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी, ये वाला बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी, ज आधा ल और दी, जल्दी जो है इसमें सही है, शुद्ध है। ठीक है, बाकी गलत है, अशुद्ध है। चलिए छः देखिएगा दोस्तों, 6 नंबर, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है नि धन चल, बी है नि धन चल, सी है निस धन चल और डी है निस धन चल। यहाँ पर नी जो है हर्ष इकार है और यहाँ पर दीर्घिकार है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नि धन चल। ठीक है, हर्ष इकार वाला सही है, निश्चल। अब इसको समझिएगा दोस्तों, ये जो है आ, ये जो है विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। यानी किसी विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होता है और उसमें जो परिवर्तन आता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि धन चय, नि धन चय क्या हो जाएगा? निश्चय, निश्चय। ठीक है, निश्चय। इसी तरह हो जाएगा दुह धन चरित्र, दुष्चरित्र, नि धन छल, निश्छल। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस में विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए है उज्ज्वल, बी है निश्चल, सी है राजेंद्र और डी है दुर्गम। तो ऊपर यदि आप सुने होंगे दोस्तों तो नि धन छल, निश्चल बताए थे। यानी विसर्ग संधि कौन सा हो जाएगा? निश्चल। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ठीक है दोस्तों, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है नि, बी नि, सी निर, डी निरी। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों? निर। अब उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगकर, ठीक है, यानी पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो निर्वाह, यानी वाह को निर जब लगता है तो निर्वाह एक नया शब्द एक नए अर्थ में बना देता है। यानी निर्वाह इसका सही आंसर हो जाएगा, निर। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लीजिएगा, हिंदी में कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या 28 बताई गई है। यानी कुल मिला के 28 होते हैं। अब देखिएगा कृत प्रत्यय होता क्या है। तो कृत प्रत्यय वैसे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, वैसे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। कृदंत का मतलब कृधन दंत। ठीक है, कृधन, कृत धन अंत, सॉरी कृत धन अंत, कृदंत यानी कृत धन अंत, कृदंत। ठीक है, तो ये हो जाएगा कृत धन अंत, कृदंत। अब देखिए कृत जो है अंत में जुड़कर, प्रत्यय और उपसर्ग में यही अंतर है दोस्तों। प्रत्यय अंत में लगता है और उपसर्ग जो है पहले लगता है। प्रत्यय क्या होता है? अंतिम में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और यहाँ पर देखिएगा कृत धन अंत में, ठीक है, अंतिम में जो है कृत प्रत्यय लगकर और इसके जो है शब्द के जो है बदल देता है। ठीक है, चलिए इसमें बताते हैं कैसे। लेख धन अक, लेखक, लेख धन अक। अब इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, लेख धन अक में कौन प्रत्यय है और कौन कृत प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर अक कृत प्रत्यय है। हम बताएं कि प्रत्यय जो है अंतिम में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। देखिए लेख था और जब शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा दिए तो लेखक हो गया, यानी लिखने वाले की बात करने लगा। पहले लिखा हुआ का बात कर रहा था, अब लिखने वाले के बारे में बात करने लगा। तथा लेखक जो है कृदंत प्रत्यय है। यहाँ पर लेख जो है, लेखक पूरा जो तैयार हो जाएगा वो कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, लेखक। ठीक है, तो लेख जो है यहाँ पर धातु है, धातु के साथ अक प्रत्यय जोड़े तो ये लेखक हो गया और लेखक एक कृदंत प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं और कृत प्रत्ययों की कुल संख्या 28 आपको ऊपर ही बता दिए थे। चलिए 10 नंबर देखिएगा, द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है त्रिभुवन, बी है चतुरानन, डी है दिन रात और डी है अन्वय। ठीक है, तो इसमें बताना है कि त्रिभुवन कैसा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी द्विगु समास कौन सा है, तो इसमें त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन सही हो जाएगा। अब समझिएगा दोस्तों,
जिन समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रिफला, चौमासा, दसमुख इत्यादि, ठीक है दोस्तों। यानी द्विगु समास कौन होगा? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और विशेषण भी हो। जैसे त्रिभुवन, ठीक है, त्रिफला, चौमासा, दसमुख इत्यादि, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? ठीक है, ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु और डी है बहुब्रीहि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब देखिएगा दोस्तों, जिस समास में बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तब कौन सा समास कहलाता है? तब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। यानी प्रथम पद विशेषण हो जाएगा, विशेषण, और दूसरा पद जो है विशेष से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय पद यानी बाद वाला पद के विशेष होने के कारण ही उसकी क्या होती है? प्रधानता होती है। तो यानी कुल मिलाकर देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए 12 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है उद्गम, बी है खेत, सी है कोर्ट, डी है अजीब। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उद्गम। उद्गम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर देखिएगा। अपील शब्द कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो अपील एक विदेशज शब्द है। अब विदेशज क्या होता है दोस्तों? देखिए, विदेशज जो है दोस्तों, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है, यानी विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द। अब अपील क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। अब हम इसे क्या ले लिए हैं? हिंदी में ले लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द हो जाएगा। चलिए 14 देखिएगा। निम्न में से कौन सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है गाय, बी है पहाड़, सी है यमुना, डी है आम। तो कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों? देखिए, इसमें यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, समझिएगा। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध जो कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, यमुना, पटना, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता हो, ठीक है दोस्तों, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए 15 नंबर देखिएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है जवान, बी है बालक, सी है सुंदर और डी है मनुष्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदर। सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उस शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर, ठीक है, गाय, ठीक है, ये सब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। शेर, शेर का प्रायवाची शब्द आपको बताना है। अब प्रायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? प्रायवाची यानी समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब एक समान शब्द, उसी तरह का शब्द। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा चीता, केसरी, शावक और नृसिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेर का प्रायवाची शब्द केसरी होगा। क्या होगा? केसरी। अब इसका और पर्यायवाची क्या हो सकता है शेर का? तो सुन लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। इसका और हो जाएगा वनराज, वनराज, शार्दुल, 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 केसरी, केहरी, केसी, पशुराज, सिंह, ठीक है, मुगराज इत्यादि इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर देखिएगा दोस्तों। तनु, तनु शब्द का प्रायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शरीर, बी झील, सी चंद्रमा और डी है खटिया। तो अभी अभी आप लोगों को बताया कि प्रायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, उसी समान के शब्द। तो देखिए, तनु का प्रायवाची हो जाएगा शरीर। अब सुनिएगा तनु का और भी प्रायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, काया, काया, कलेवर, कलेवर, ठीक है, अंग,
गात, तन, शरीर, देह, ये सब जो है तनु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिएगा, मृदुल। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है कठिन, बी है खराब, सी है रुच, ये रुच ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, रुच, और डी है कठोर। तो मृदुल का विलोम शब्द, अब विलोम शब्द क्या होता है? ठीक उसके उल्टा शब्द, जो मृदुल है उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? तो मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। क्या आंसर हो जाएगा? कठोर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम का मतलब उल्टा शब्द। नेक्स्ट है निरंजन का विलोम बताइए। ऑप्शन ए है अलौकिक, बी है लौकिक लौकिक, सी है नश्वर और डी है नैसर्गिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरंजन का विलोम हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। निरंजन का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। विलोम का मतलब उल्टा शब्द। चलिए 20 नंबर देखिएगा, उसने कहा था मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य। अब समझिएगा ध्यान से मिश्र वाक्य क्यों हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। देखिए, एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित। आश्रित एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, एक से अधिक भी आश्रित हो सकता है। इसमें देखिएगा, उसने कहा मैं घर जाऊंगा, इसमें उसने कहा जो है मुख्य उपवाक्य है। उसने कहा ये जो है मुख्य उपवाक्य है। अतः मिश्रित उपवाक्य को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब किसी भी विषय में पूर्ण विचार, देखिए उसने कहा इसमें मुख्य उपवाक्य है, तो मैं घर जाऊंगा क्या हो जाएगा? मैं घर जाऊंगा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है जब किसी विषय में पूर्ण विचार प्रकट करते हैं तब साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है और तब इसी संपूर्ण वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। समझ रहे हैं? समझिएगा, जब हम लोग किसी पूर्ण विचार को प्रकट करते हैं तब कई साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना लेते हैं और इसी संपूर्ण वाक्यों को एक मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, यदि व्याख्या अच्छा लग रहा है, व्याख्या सहित, तो कमेंट करके बताइएगा ताकि और भी वीडियो जो आएंगे वो सारे व्याख्या आधारित होंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको जैसे पहले बता रहे थे, क्वेश्चन और उसके बाद आंसर, फिर क्वेश्चन और उसके बाद आंसर, इस तरह थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इस तरह व्याख्या करने में थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमको अपना जो है बताइएगा जरूर कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। ये मैं बार बार नहीं कहता हूँ, लेकिन आप लोग कर दिया कीजिए अपने से, खुद से। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर है, तुम यह काम मत करो, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक, बी है निषेधवाचक, सी है प्रश्नवाचक और डी है विस्मयवाचक। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। क्यों हो जाएगा? मत करो। ठीक है, एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में न, नहीं, मत, ना इत्यादि आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए मत आया है, मत का मतलब नहीं, निषेध वाक्य हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। चलिए 22 नंबर देख लीजिएगा, अनुमति शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? आज्ञा, किसी कार्य के लिए आज्ञा देना, बी है किसी कार्य के लिए निर्देश देना, सी है किसी कार्य के लिए आदेश देना और डी है किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति का मतलब सहमति देना, यानी किसी कार्य के लिए सहमति देना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिएगा दोस्तों, वह साय बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है गोधूली, बी है सूर्यास्त, सी है साय बेला और डी है अपराहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उस साय बेला को गोधूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूली कहा जाता है। चलिए 24 नंबर देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। स्त्री का हृदय गुलाब की पखुंडियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए है स्त्री का हृदय गुलाब की पखुंडियों की तरह, बी है अत्यंत कोमल, सी एवं संवेदनशील होता है, डी कोई त्रुटि नहीं है।
तो इसमें एवं संवेदनशील होता है जो, ये बिल्कुल अशुद्ध भाग है, ठीक है, ये अशुद्ध है, ठीक है दोस्तों, बाकी सब सही है। चलिए अगला देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। ऑप्शन ए, मैं आज सुबह, बी आपके घर गया था, सी किंतु तुम घर पर, और डी है पर नहीं मिले, घर पर नहीं मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा किंतु तुम घर पर, किंतु तुम घर, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तेली का बैल होना, इसका अर्थ क्या क्या होगा? ऑप्शन ए है बुरी तरह काम में लगे रहना, बी है काम करने से बहाना करना, डी है मन लगाकर काम नहीं करना, और डी है निर्धन होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुरी तरह से काम में लगे रहना। तेली का बैल हो जाना का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह से काम में लगे रहना, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिएगा, आँख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होगा? मरते समय आंसू बहाना, बी है निर्लज्ज होना, सी है निरुत्साहित होना, डी है निष्भ्रम होना। तो आँख का नीर ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज्ज होना। क्या? निर्लज्ज होना। क्या? निर्लज्ज होना। यानी ये आप लोग गांव में अक्सर सुनते होंगे, आँख का नीर ढल जाना, यानी कि जिसको लोक लज्जा नहीं रहता है उसे निर्लज्ज हो जाना कहते हैं, ठीक है। चलिए 28 देखिए, तबेले की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ क्या है? किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर और अपना दोस्त दूसरों के सिर मढ़ना। तो तबेले की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ होता है किसी का अपराध दूसरे के सिर पर दे देना। ये होता है तबेले की बला बंदर के सिर। चलिए 29 नंबर देखिएगा, एक और एक 11 होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? संसार में सब संभव है, बी है भीड़ में बल है, सी है गणित विद्या में निपुणता, डी है संगठन में शक्ति। तो 1 और 11 का अर्थ होता है संगठन में शक्ति, यानी आप एकता में रहेंगे तो आप में शक्ति, आप में मजबूती रहेगी। चलिए 30 नंबर देखिएगा दोस्तों, 30 नंबर देखिएगा, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? 1, 2, 3, 4। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद हैं। क्या? 3 भेद हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 3। अब 3 भेद कौन कौन से हैं? अविद्या, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। कौन कौन से? अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ पर लिख देते हैं, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। क्या है? व्यंजना। ये 3 लक्षण, 3 भेद जो है शब्द शक्ति के होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अभी अभी बताएं आप लोगों को शब्द शक्ति का भेद। ऑप्शन ए अविद्या, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी अभी बताए हैं कि अविद्या, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं, तो रस क्या है? शब्द शक्ति का भेद नहीं है, यानी डी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिएगा दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो ऑप्शन ए है रति, बी है उत्साह, सी है हास्य, डी है क्रोध। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास, ठीक है दोस्तों। तो वीर रस का उत्साह हो जाएगा, हास्य का हास हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिएगा, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, बी हास्य रस, सी वीर रस, डी शांत रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता, यानी इसका जो कार्य व्यापार है काफ़ी व्यापक है, इसलिए इसे रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 प्रकार की रसों के बारे में बताया है, ठीक है। जबकि वहीं पर अभिनव गुप्त ने 9 प्रकार के रसों को माना है। अभिनव गुप्त कौन? अभिनव गुप्त ने 9 प्रकार के रसों के बारे में माना है। अब ये 9 रस कौन कौन से हैं? चलिए आपको दिखाते हैं और ध्यान से देखिएगा।
पहला तो हो गया श्रृंगार रस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा भयानक रस, भयानक रस, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हास्य रस, तीसरा हो जाएगा हास्य रस। चौथा हो जाएगा अद्भुत रस। क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस। और पांचवा हो जाएगा करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस, करुण रस। इसके बाद अगला हो जाएगा विभत्स रस। कौन सा? विभत्स रस। इसके बाद अगला हो जाएगा भयानक रस, भयानक रस, ठीक है। इसके बाद अगला हो जाएगा, अगला हो जाएगा करुण रस, भयानक रस, शांत रस हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा रौद्र रस, ठीक है। तो इस तरह 9 रस के बारे में आपको बता चुके, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है 16, बी है 13, सी है ऑप्शन ए है 12, बी 13, सी 16 और डी 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 बिल्कुल सही हो जाएगा। चौपाई यानी 4, ठीक है। चौपाई कितने होते हैं? 4 होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितना? 16-16 प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए 35 देखिएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5, ठीक है दोस्तों। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वार्णिक छंद, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वार्णिक छंद, ठीक है। दूसरा होता है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। और तीसरा होता है मुक्त छंद। क्या है? मुक्त छंद, मुक्त छंद, ठीक है। 3 तरह के छंद होते हैं। अब देखिए, इन छंदों में जो है सम, विषम और अर्धसम होता है, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए है हरि गीत का, बी है कुंडलिया, सी है सवैया, डी है बरवै। तो इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है, ठीक है। अब देखिए, कुंडलिया जो है विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद। आपको बताए हैं 3 तरह के छंद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद, मुक्त छंद, ठीक है। तो ये विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया। अब इसके बाद हरि गीतिका की बारे में बात करेंगे। तो ये जो है 22 मात्राओं वाला एक सम मात्रिक छंद है। हरि गीतिका क्या है? 22 मात्रा इसमें होता है। और ये क्या है? मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक, सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, ठीक है दोस्तों। अगला है बरवै, बरवै जो लिखवा है नीचे। तो बरवै क्या है? विषम चरण है, ठीक है। क्या है? विषम चरण है। इसमें विषम चरण, विषम चरण, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है 22 मात्रा, 22 मात्रा और वो भी सम मात्रा, ठीक है। 7 मात्राएं विषम और एक अर्धसम मात्रिक छंद है। ये भी मात्रिक छंद है, ठीक है। 22 मात्रा सम का, सम का, ठीक है। और इसके बाद 22, 12 नहीं 22, ठीक है। इसके बाद आपको 7 मात्रा जो है विषम का, 7 विषम और एक ठो जो है अर्धसम है। अब सवैया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सवैया एक वार्णिक छंद है। क्या है? सवैया एक वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक छंद है, ठीक है। जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था छंद के बारे में। चलिए 37 देखिएगा। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे, उजियारे लगाए बैठे अंधेरो होए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है उपमा, बी है रूपक, सी है यमक, डी है श्लेष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। अब समझिएगा थोड़ा सा श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात मिला हुआ। जब एक ही शब्द में हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द है और उसमें कई ठो जो है अर्थ मिलता हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 39 नंबर देखिएगा। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं?
ऑप्शन ए है देश विशेष से, बी है लोक विशेष से, सी है क्षेत्र विशेष से और डी है जाति विशेष से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष से। ठीक है, अब क्षेत्र विशेष का मतलब उस एक ही क्षेत्र के बारे में ज़्यादा विशेषता बताई गई हो। ठीक है, अब ऐसी रचनाएं किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैला आंचल उन्होंने लिखा है एक ठो। ठीक है, तो मैला आंचल जो है क्या है? आंचलिक रचना है। क्यों आंचलिक रचना है? क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष पर आधारित है। क्या है? ये एक क्षेत्र विशेष पर आधारित है, मैला आंचल, और ये जो है आंचलिक रचना है। ठीक है, चलिए अगला जो है 39 नंबर देखिएगा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन ए है सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी केशवदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। ठीक है, अब जो है निर्गुण भक्ति के और कौन कौन से कवि हैं? देखिए कमाल हैं, कमाल, रैदास, रैदास आप लोग नाम सुने होंगे। रैदास या रविदास एक ही हैं। गुरु नानक, धर्मदास, दादू दयाल, मलूक दास, सूरदास, रज्जब, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी, ये सारे के सारे निर्गुण कवि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 40 नंबर देखिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए उत्साह, बी क्रोध, सी वात्सल्य और डी है निर्वेद। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? निर्वेद। क्या है? निर्वेद। और उत्साह जो है बी रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, तो चलिए अब 41 नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, प्रेशर कुकर में प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है? ऑप्शन ए पॉलीथीन, बी है टेरिलिन, सी है नायलॉन और डी है बेकेलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लास्ट तक देखिएगा। अब जो है आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ चुका है और जनरल नॉलेज को क्वेश्चन को व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए 42 नंबर देखिएगा। किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन ए है एथिलीन, बी है स्टीलिन, सी है मीथेन, डी है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। चलिए 43 नंबर देखिएगा। टेटनस का कारण क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक और डी है परजीवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 का आंसर हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा जीवाणु। टेटनस का कारण क्या है? जीवाणु। 44 जीन किससे बना है? जीन किससे बना है? ऑप्शन ए है न्यूक्लिक एसिड, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है लिपिड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड से जीन बना है। 45 नंबर देखिएगा। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नायलॉन, बी है हेप्लॉन, सी है बेकेलाइट, डी है आर्लॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नायलॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन ए रक्त, बी फुफ्फुस, सी उत्तक और डी है पेप्सिन। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेप्सिन जो है ऑक्सीजन के अभिगमन में सहायक नहीं है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 देखिएगा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए यकृत, बी प्लीहा, सी अग्नाशय और डी लार ग्रंथि। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। क्या आंसर हो जाएगा? अग्नाशय। यकृत जो है पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, चलिए 48 देखिएगा। दूध को पचाने वाला आवश्यक एंजाइम रेनिन, रेनिन दूध पचाने वाला एक एंजाइम होता है, मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु तक विलुप्त हो जाता है? यानी छोटे बच्चों में पाया जाता है दोस्तों, और ये कितने वर्ष की आयु में विलुप्त हो जाता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 8 और डी है 10। तो रेनिन जो है 8 वर्ष की आयु होते होते खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 49 नंबर देखिएगा। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है हीलियम और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। मंद निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फुलरिन, सी ऑक्सी कार्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सी कार्बन। ऑक्सी कार्बन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। चलिए 51 नंबर देखिएगा, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है सेरिबेलम, सी है हाइपोथैलेमस, डी है फेफड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपोथैलेमस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? कार्बन। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों ऑनलाइन फार्म के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला देखिएगा, चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है आंखों के तारों का बड़ा होना, बी रात्रि दृष्टि का अच्छा स्रोत होना, सी है प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, और डी है यह पराध्वनिक तरंग निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण है यह पराध्वनिक तरंग निकालता है। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिएगा, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा, बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी कुछ अधिक भाग पानी में नहीं डूबेगा, डी आसानी से तैर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शरीर डूब जाएगा, और दोस्तों डूबने से पहले जल जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आदमी उसी में क्या हो जाएगा? एकदम पक जाएगा। ठीक है, तो डूबेगा तो बाद में, पहले तो वो पक जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर देखिएगा, पेंडुलम घड़ी चल सकती है ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, बसंत काल में, वर्षा काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शीतकाल में पेंडुलम घड़ी चल सकती है। चलिए 56 नंबर देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी धर्मपाल, सी बख्तियार खिलजी, डी है शशांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। चलिए 57 नंबर देखिएगा, 57 नंबर देखिएगा, किस सुल्तान ने बढ़ा हुआ यहाँ पर बढ़ा हुआ है, बढ़ा इस तरह है, बढ़ा हुआ भू राजस्व यानी 50% जब था, यानी 1/2 भाग था, इसको जो है पुनः 1/3 कर दिया। क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। पहले जो है भू राजस्व बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मुबारक खिलजी, सी है फिरोज शाह तुगलक, और डी है बलवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। क्या है? मुबारक खिलजी साहब जो थे, ये जो है भू राजस्व 1/2 से 1/3 कर दिए थे। चलिए 58 नंबर देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था? ऑप्शन ए है अमर सिंह, बी है शक्ति सिंह, सी है हकीम खान, डी है इब्राहिम गारडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हकीम खान। हकीम खान जो था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति था। ठीक है, चलिए 59 नंबर देखिएगा, मराठों की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए सदाशिवराव भाऊ, बी है इब्राहिम गारडी, सी है हकीम खान, डी है पेशवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इब्राहिम गारडी। क्या हो जाएगा? मराठों की सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारडी, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राज कवि था? ऑप्शन ए है कलीम, बी है काशी, सी है कुद्दसी, और डी है कविंद्राचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कलीम। कलीम जो है शाहजहां के शासनकाल में राज कवि था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सा सुन लीजिए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और साथ में आप अपने भाई का हाथ मजबूत करने के लिए ट्विटर को फॉलो कीजिए। ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, जम कर तैयारी कीजिए, और अपना जो है कमेंट ज़रूर बताइए। RPCU से संबंधित किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, हमें कमेंट कीजिए,
हमारी कोशिश है 1 मिनट के अंदर जवाब देने की, और जहाँ तक इस कोशिश में सफल भी हुए हैं, अब कमेंट आना कम हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप लोगों के कन्फ्यूजन समाप्त हो गए, ठीक है। तो यानी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारे पीडीएफ, जितना भी आप लोगों को जो नोट्स वगैरह हैं, जो अभी चल रहा है मॉक टेस्ट, सारे पीडीएफ आपको डेली का मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि आपको पूरा फ़ायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोनेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके ऑनलाइन फार्म जो है लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है और लगातार करता रहेगा। बस आप जो है सहयोग करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और अपने घर में बने रहिए, बचे रहिए। चलिए, थैंक यू।